हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रीति श्रुति एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की सेशन में हम पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, बट अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसी को लेके मैं आई हूँ। एंड तो फिर चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस मूवमेंट in 16th century Europe resulted in the creation of a branch of Christianity called Protestantism। ठीक है, अच्छा है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, इसका आंसर तो आप लोग पता है, नंबर सी, दैट इज रिफॉर्मेशन। तो थोड़ा ब्रीफली थोड़ा मैं इसका बता देती हूँ कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ था 16th सेंचुरी यूरोप में, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेजर मूवमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियनिटी जो था वो इट वाज डोमिनेटिंग ऑल ओवर यूरोप। ओके, इट वॉज रूलिंग ऑल ओवर यूरोप। एंड क्रिश्चियनिटी में थोड़ा रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए ये मूवमेंट जरूरी था। एंड सुधार क्यों लाना था, रिफॉर्म क्यों लाना था क्रिश्चियनिटी में? क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियनिटी दैट इज़ रोमन कैथोलिक चर्च, वो जो था वो पीपल को एकदम मतलब जो कैथोलिक चर्च था, इट वाज एक्टिंग आर्बिट्रेरीली, अपनी मनमानी करता था। जैसे कि अगर किसी के द्वारा कोई सीन हो जाता है, पाप हो जाता है, वो चर्च में जाके एक्सप्रेस कर देता है, अपनी सीन को मान लेता है, तो जो भी जो पोप होते थे वहाँ पर, जिनको मानते थे लोग, जो पोप होते थे इन चर्च, दे वर सेलिंग इंडल्जेंस। एंड उनके हिसाब से जो भी ये इंडल्जेंस लेगा, एक हाई अमाउंट डिमांड करते थे एंड इंडल्जेंस बिकते थे। एंड उनके हिसाब से अगर कोई उस इंडल्जेंस को लेता है तो उसका जो भी सीन है, जो भी उसने सीन किया है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड लोग भी बहुत ही इनोसेंट थे, उसको मानते थे। ठीक है, एंड ऐसे हाई अमाउंट पे करके उस इंडल्जेंस को खरीदते थे। इस तरह से जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो एक बिजनेस की काम करता था, रिलीजन के नाम पे बिजनेस करता था। ठीक है, दूसरी ओर क्या था कि उस टाइम लोग जो थे वो खुद उस बाइबल को नहीं पढ़ते थे। मतलब पोप जो भी पढ़ते थे, जो भी टीचिंग देते थे, लोग बस उसी को फॉलो करते थे। ठीक है, एंड और एक भी है कि क्या मतलब उस टाइम जो किंग था, ठीक है, किंग हेनरी 8, उस टाइम किंग हेनरी 8 जो था, उसका भी थोड़ा उस रोमन कैथोलिक चर्च में उतना इंटरेस्ट नहीं था। उसका भी थोड़ा मतलब कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका भी नहीं पड़ता था रोमन कैथोलिक चर्च के साथ। क्यों? क्योंकि हेनरी 8 ये चाहता था कि उसकी जो वाइफ थी कैथरीन ऑफ आर्गन, उसके साथ ये डिवोर्स चाहता था। बट रोमन कैथोलिक चर्च ये तो अलाउ नहीं करती है डिवोर्स, तो इसका भी रोमन कैथोलिक चर्च के साथ नहीं पड़ता था। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रख के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये मूवमेंट में, जो लीडरशिप लेते हैं, दैट इज मार्टिन लूथर। ये क्या करते हैं, 1517 में एक थेसिस लिखते हैं जिसका नाम है द 95 थेसिस। ओके, द 95 थेसिस। इसमें ये अपने कुछ प्रिंसिपल्स लिखते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा वो मतलब कुछ नए प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं। एंड जो भी रूल्स को वो अपोज करते हैं, उन सब को ये इस थेसिस में मेंशन करते हैं एंड जाके उस चर्च में सबमिट कर देते हैं। एंड और एक भी इसके बहुत सारे पेपर्स निकाल के उस चर्च के सामने ऐसे चिपका देते हैं। जब ये चर्च को पता चलता है इसके बारे में तो काफ़ी हंगामा होता है। ठीक है, अभी हंगामा होता है। एंड बट उस टाइम और एक जो इनके लिए एक बूंद की तरह काम करता है, गुटेनबर्ग की इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस जब इन्वेंट हो जाता है तो
इनकी जो राइटिंग है द 95 थेसिस, ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से पूरे यूरोप में, इवन आउट ऑफ यूरोप ऑल्सो स्प्रेड हो जाता है, हर एक लोगों के पास पहुंच जाता है। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मार्टिन लूथर को सपोर्ट करते हैं। एंड आज की ये उस कैथोलिक चर्च के रूल के अगेंस्ट जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको प्रोटेस्टर कहा जाता है। एंड उनके जो ये मूवमेंट है उसको प्रोटेस्टेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। एंड इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये मूवमेंट जो है एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुल, जो भी ये सेलिंग का बिजनेस था ये बंद हो जाता है। इंडल्जेंस सेलिंग का जो बिजनेस चलाते थे रिलीजन के नाम पे, ये बंद हो जाता था। रिलीजन जो पॉलिटिक्स में मिल जाता था ये भी बंद हो जाता है, ठीक है। और इन पहले जो बाइबल को सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में पोप टीचिंग देते थे वो बंद हो जाता है। एंड बाइबल बहुत सारे बाइबल के ट्रांसलेशन निकलता है, जैसे जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच, इंग्लिश लैंग्वेज में, या और भी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने लगता है, जिसकी वजह से लोग अपनी स्पोकन लैंग्वेज में उसको पढ़ते हैं। एंड दे अपने खुद से वो पढ़ पाते हैं, हैंड टू हैंड सबके पास एक बाइबल हो पाता है, ठीक है। लिटरेसी रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से, ठीक है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है ये मतलब ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट 16th सेंचुरी की, ठीक है। समझ में आया। एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, इसकी वजह से क्रिश्चियनिटी के और एक ब्रांच निकल जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च भी होता है, कैथोलिक चर्च भी, बट एक प्रोटेस्टेंट चर्च भी एक आता है, उनके एक नए प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल मोमेंट रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पे। द लैटिन फ्रेज विच इलुस्ट्रेट्स द थीम ऑफ जियोफ्री चॉसर्स द पार्डोनर्स टेल, ठीक है। पार्डोनर्स टेल के एक फ्रेज है, पार्डोनर्स टेल के जो थीम है उसका लैटिन फ्रेज दिया है, ठीक है। इसका आंसर है रेडिक्स मैलोरम एस्ट क्यूपिडिटस, नंबर सी, ठीक है। जिसका मतलब होता है क्या कि ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल ईविल। ग्रीड इज द, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक्चुअली। ये पेज निकालते समय ये थोड़ा ब्लैक आया क्योंकि आई होप आप मेरे वॉइस से समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो इसका जो थीम है, इसका जो मीनिंग है, रेडिक्स मैलोरम इस्ट क्यूपिडिटस का जो मीनिंग है दैट इज ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ठीक है। ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पर। नेम द फॉरेस्ट that plays a significant role in the fulfillment of one of the witches' prophecies in Macbeth. ये तो आपको पता ही है, इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, दैट इज बिरनामोर, ठीक है। रेनासा इज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग स्टिमुलेटेड बाय द रिकवरी ऑफ टेक्स्ट एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम, ठीक है। रेनासा तो आपको पता है कि ये एक टाइम है व्हेन पीपल they interest in gaining more and more knowledge, wisdom, okay, and they have a high interest in learning more about their culture, okay. Renaissance is the revival of वो पुराने अपने कल्चर के बारे में नए नए नॉलेज गेन करना। It is people have interest in this time, in this period, right? तो Renaissance is the revival of learning stimulated by the recovery of taste and artifacts from क्लासिकल एंटिक्विटी, राइट। क्लासिकल लिटरेचर से बहुत सारे नए नए चीज इन्वेंट करना, रिकवरी करना टेक्स्ट से, इनका बहुत इंटरेस्ट था रेनासा पीपल का, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5। The most heterogeneous ideas yoked by violence together was used by Samuel Johnson to describe which of the following figure of speech. The most heterogeneous ideas yoked by violence together, इसका मतलब क्या होता है? heterogeneous मतलब diverse ideas, different ideas. The most diverse ideas yoked by violence together, इसका मतलब क्या कि different ideas, diverse ideas को join करके वायलेंस टुगेदर मतलब जबरदस्ती ज्वाइन करके एक नए मीनिंग देना, ये किसका काम था? ऑब्वियसली
मेटाफिजिकल पोएट्स का काम था, ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग चीज़ों को मिला के एक नए मीनिंग में प्रेजेंट करते थे, राइट, बहुत ही खूबसूरत वे में। तो which used by Samuel Johnson to describe which of the figure of speech बोला है, तो ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते थे, दैट इज कंसीट मतलब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को ऐड करके एक नए मीनिंग से प्रेजेंट करना, दैट इज कंसीट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट wrote plays based on bodily fluids or humors? Obviously we know that is no doubt बेन जॉनसन, राइट, बेन जॉनसन जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को इंट्रोड्यूस्ड किया है, दैट इन एवरी पर्सन्स वी हैव 4 हार्मोनल लिक्विड, राइट, दैट इज ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फैल्गम एंड सैंगुइन, ऐसे करके 4 लिक्विड होता है। इसको इंट्रोड्यूस्ड किया था किसने, बेन जॉनसन ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 मैच द फॉलोइंग दिया है। ठीक है। फर्स्ट दिया है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, दैट इज कोलंबस। कोलंबस किसने कब डिस्कवर किया था, कब, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका 1835, 1792, 1492 1492 में ये यहाँ पर आता है। ठीक है। फिर क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स इन इंग्लैंड में थिएटर कब क्लोज हुआ था, दैट इज इन योर 1642। ठीक है। ये यहाँ पर आता है, ए का 3, बी का 4, सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799 तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है। 2 देन मैक्यूलेस मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, दैट इज 1835। तो इसका आंसर आता है बी। ठीक है। जब सिविल वॉर चलता था 1642 में, सिविल वॉर के टाइम क्या इंग्लैंड में जो थिएटर सब क्लोज्ड हो गया था फॉर 18 ईयर के लिए थिएटर सब बंद रहे। 1642 से लेकर 1651 तुम्हारा सिविल वॉर रहा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following options correctly explains the reason for calling the period from 1660 to 1688 in England the Restoration period? इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा गया है? ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। इट सिग्निफाइज द रिटर्न ऑफ टेरिटोरीज लॉस्ट टू स्पेन एंड फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, नो। इट मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ मेडिएवल चर्च स्ट्रक्चर, नेवर। It represents the emergence of a new social order marked by Enlightenment ideas, no. It marks the restoration of the monarchy in England after a period of Commonwealth rule which followed the restoration of monarchy. So इसका आंसर होगा नंबर डी। ठीक है। Mary Wollstonecraft critiques which of the following philosophers in chapter 1 of our book A Vindication of the Rights of Women, A Vindication of the Rights of Women, जो कि पब्लिश्ड हुआ था कब, 1792 में। ठीक है। 1792। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में वो किसको क्रिटिसाइज की है, जीन जैकब्स रूसो, ऑब्वियसली यही है, इनको क्रिटिसाइज किए थे। क्यों क्रिटिसाइज किए थे, क्योंकि रूसो जो उनका मानना क्या था कि जो वोमेन होती है इनके हिसाब से वोमेन को बस इतनी एजुकेशन देनी चाहिए जितनी कि वो अपनी मैन को अच्छे से सर्व कर सके, उनकी मैन को अच्छे से प्लीज कर सके। वोमेन को बस उतनी ही एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उतनी ही एजुकेशन देनी चाहिए। एंड इसके अगेंस्ट में रहे थे कौन, मैरी वुस्टनक्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 10। 18th century poetry which dealt with the themes of death and melancholy
and included dark graveyard related imagery। ये कौन था? ग्रेबियर्ड पॉट्स। इनका जो थीम रहता था क्या? डेथ, मेलांकोली को लेके। ग्रेबियर्ड पॉट्स 18th सेंचुरी के, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? चॉर्चर्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। जो ग्रेबियर्ड पॉट्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? चॉर्चर्ड स्कूल ऑफ पोएट्री भी कहा जाता था। तो ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप सब आंसर सब क्लियर हो गए, ठीक है, कि ये आंसर्स क्यों हुए हैं। आज 10 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, फिर हम इन द नेक्स्ट क्लास फिर और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, कि उनको भी ये पता चले, एंड एक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड कहीं पर भी कोई डाउट रहती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।